अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एज़ यूजुअल बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक और एक्टिव। जहांगीर खान तरीन का मामला चल रहा है। इमरान खान ने कह दिया कि जनाब सबके साथ हम इंसाफ करेंगे और सबके ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये चीनी माफिया, फिर कोई सट्टेबाजी और पता नहीं क्या क्या, आटा माफिया, ये सब आपको पता है। एक चीज तो खैर क्रेडिट जाता है इमरान खान को, उसने इन तमाम माफियाज को एक्सपोज कर दिया। पहले इनके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती थी, ना इनको कोई हाथ डाल सकता था। अब कम से कम इनके ऊपर हाथ डला है और वो सामने नजर आना शुरू हो गया कि ये कैसे गठजोड़ करते हैं और किस तरीके से माफिया से ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो केस है उसके बारे में भी जरा अपडेट लेनी है कि उसका 14 तारीख जो आ रही है उसमें अब क्या होने जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें फोर्सी की जा रही हैं, और साथ साथ वो जो पाकिस्तान ना खपे वाले आदमी थे उनके बारे में जो उन्होंने क्वाशमेंट का केस किया है उसकी क्या अपडेट्स हैं। इन तमाम उम्र के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। उनसे बात करते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बात करके पूछते हैं कि वो क्या इस मामले में सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर साहब, ये जहांगीर खान तरीन साहब का जो मामला है, ये क्या हो रहा है? ये तो शो ऑफ स्ट्रेंथ उन्होंने दूसरी दफा आज कर दी, और आज तो उनके जो महफिल थी उसमें 29 लोग मौजूद थे पीटीआई के, जिसमें वज़रा शामिल थे, एमएनए शामिल थे, एमपीएस शामिल थे, मुशीरान शामिल थे। तो जितनी वो थिन मेजोरिटी पंजाब में है और थिन मेजोरिटी फेडरेशन में है, तो ये तो मसाइल नहीं क्रिएट हो जाएंगे इमरान खान के लिए? देखिए, बात तो बड़ी सीधी कही है आपने। मैं थोड़ा सा तारीखी तौर पर अगर आप बात आपको लेके चला जाऊं, जब सेनेट के इलेक्शन थे और जब वो अली अदर गिलानी वो तरीकाकार बता रहे थे कि वोट कैसे कैंसिल होने हैं, और उसी दौरान आपको याद है मरियम नवाज आई, आकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, और क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पर नोट नहीं चले, टिकटें चली हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा तारीखी तौर पर पस मंज़र में अगर आप देखें, तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि टिकटें चलने से क्या मुराद था। और 28 से 30 लोगों के बारे में ये उस वक़्त भी कहा जा रहा था कि जो तैयार बैठे हुए हैं कि अगर दोबारा कोई इलेक्शन होते हैं तो पीएमएलएन की सीटों के ऊपर वो इंतखाब लड़ेंगे। और यही बात आसिफ अली जरदारी ने भी कही। फिर बिलावल भुट्टो जब आए, आकर वो आपको याद है सेनेट के इलेक्शन के लिए चौधरी परवेज लाई से मिलने नहीं गए थे। वो पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या उन चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़े थे आगे, और उन्होंने आकर बात भी की, और अगले दिन ही उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि वो 7 सीटें हैं उनकी पंजाब के अंदर, कि वो हाँ। पंजाब में तब्दीली लाएँगे। वो एक नया झगड़ा शुरू हो गया, और उसकी बुनियादी वजह यही थी, कोई भी नहीं चाहता कि इस वक़्त ज़ाहिर यही जंग चल रही है कि उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है कि हम गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट गिराने के लिए तैयार कोई नहीं है, आगे सँभालेगा कौन? हालात तो ऐसे हैं नहीं। और अगर मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट गिरा दें तो सियासी शहीद ना हो जाएँ, ये बात भी वाज़ेह है। और जितना सूट उन्हें उस्मान बुज़दार कर रहा है, और वो आपने कई बयानात में देख भी लिया, आपने हमज़ा के बयान में देख लिया, नवाज़ शरीफ की, और जो वीडियो लीक हो गई थी उनकी, नवाज़ जी शरीफ जी। की, इसहाक डार की, हमज़ा शरीफ मरियम की की और और हमजा। मरियम नवाज़ की। तो उसमें भी यही बातें हो रही थी, बाकायदा मरियम को डाँटा गया था कि आप तब्दीली के हवाले से बात ना करें। तो ये अगर देखा जाए सियासत में, तो ये मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि जो इमरान को थिन मेजॉरिटी की बात है ना, वो शो कर दी है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब एक अच्छे सियासतदान बनना चाहिए था उनको, और जो नारा उन्होंने अगर एक दोस्त के साथ बैठकर लगाया था कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म करनी है, हम पाकिस्तान के अंदर जितने मामला था उनको सीधा लगाएंगे, उन्हें इस तरह के ये स्ट्रेंथ शो करके, वीकनेस शो करके खड़ा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो जो इमरान का बयानिया है 2.5 साल से, वो तो गिराने की कोशिश है और साजिश हो रही है इस हवाले से। तो सियासी जमातें सारे अपने तौर पर लग रही हैं कि जहां वो पीडीएम टूटी है, पीडीएम टूटने के फौरन बाद, हालांकि एफआईआर तो पुरानी है सारी, ये पीडीएम टूटने के एकदम बाद जो ये काम शुरू हुआ है, तो कहीं न कहीं दाल में कुछ काला तो है, और वो जो पक रही है, हंडिया जो पक रही है, चढ़ाई हुई है चूल्हे के ऊपर, उसके रिजल्ट तो नज़र यही आ रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन को छेड़ा तो मसाइल बन जाएँगे। आपके सामने तकरीबन 20 के करीब नाम आगे हुए हैं, और 38 के करीब शुगर मिले हैं। सिर्फ उसमें जहांगीर तरीन नहीं है, जेकेडी नहीं है, आरवाईके है, खुसरो बख्तियार भी हैं, चौधरी परवेज लाई भी हैं, शरीफ खानदान भी है,
उसके अलावा और बाकी लोग भी शामिल हैं, तो वो भी सामने आ गए। आने वाले दिनों में खुसरो मुख्तार के खिलाफ भी मामला ये शुरू हो रहे हैं। अगर कानूनी तौर पर मुझसे पूछते हैं तो एफआईआर बड़ी कमजोर है। एफआईआर ये असूली तौर पर ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सारी ये नैब के पास जाना थी, चाहिए थी, लेकिन शुगर माफिया जो है बड़ा ताकतवर माफिया है, उन्होंने नैब की तरफ जाने नहीं दिया और अदालतों में उलझाई रखा। कभी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो, हालांकि जो जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई उस पर स्टे रहा और कुछ भी ना हो सका, और एंड में आकर गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बाइफरकेट कर दी। यानी मिसाल के तौर पर टैक्स वाले मामला थे, एफबीआर को भिजवा दिए, जो कंपनी से रिलेटेड मामला थे एससीसीबी को भिजवा दिए, जो सब्सिडी का मामला था वो नैब को भिजवा दिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग का था वो एफआईओ को भिजवा दिया, जो कुछ और करप्शन के मामला थे वो एंटी करप्शन, यानी इतना फैला दिया आपने वन रूफ में रखने की बजाय। अगर ये नैब के पास ही मामला जाता और नैब ही अगर जेआईटी ऐसी बना लेता कि एंटी करप्शन के लोग होते हैं, एफआईआर के लोग, सारे लोग उसमें शामिल होते जो सारे मामले को, हालात को देखते, तो ज्यादा बेहतर था। अब इमरान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने, लेकिन इमरान अपने बयानिया से पीछे नहीं हटेगा। वो गवर्नमेंट गवा देगा, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहेगा और वो जो बयानिया वो लेकर चल रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन एक चीज अजहर साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं उसमें तो हमें ये लग रहा है कि ये कार्टलाइजेशन होगी भी है, इसमें माफियाज इकट्ठे हो चुके हुए हैं। नो मैटर व्हाट, किस भी पार्टी के वो हों, किसी भी जगह से हों, कोई जमींदार तबका है। अब देखें ना, ये जो सारे फ्यूडल्स हैं, इनका तो इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता था, या अब ये इंडस्ट्रीज में आ गए हुए हैं, ना इनको पता था। लेकिन इनको पता था कि किस तरीके से पैसा बनाना है और किस तरीके से हमने कार्टलाइजेशन करनी है। और अगर इसके ऊपर कोई हाथ डालता है तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, पूरी जनाब एक पूरा माफिया इकट्ठा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं से तो इमरान ने शुरू करना था ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप चुप करके बैठे रहे और जो ये 150 की या 250 तक ले जाएं चीनी को, और ऊपर से रमजान आ रहे हैं। देखिए इसरार साहब, बुनियादी तौर पर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, आपको पता है जो कॉर्पोरेट माफिया है या ये जितने ये लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, ये गवर्नमेंट गिराते और बनाते आए हैं। पाकिस्तानी तारीख भी इसी का हिस्सा है। बड़े-बड़े बिजनेसमैन जो जितने भी हैं, वो आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट के साथ अलाइन नजर आएंगे और हमेशा से चले आ रहे हैं। पहले पावर माफिया, आईपीपीज के मामला को सारे लेकर चले थे, लेकिन शुगर माफिया का हमेशा रोल रहा है। कोई भी दौर देख लें, जो भी दौर ले लें, उस दौर के अंदर कोई मिसाल के तौर पर अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है तो इनकी शुगर मिले हैं। अगर पीपल्स पार्टी आई है तो उनकी शुगर मिले हैं। अगर चौधरियों की गवर्नमेंट आई है उनकी शुगर मिले हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है तो उनकी शुगर मिले हैं। तो शुगर मिलों का रोल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर है। और हमने हुदैबिया केस ले लें, चौधरी शुगर मिल ले लें, इत्तेफाक शुगर ले लें, अगर सारे मामला को लाकर देखें ना, तो ये तो माफिया इतना स्ट्रांग है कि इसको हिला नहीं सकता। मैं पिछले तकरीबन 2010 से कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये माफिया का ट्रेंड टूट जाए, चीनी की कीमतें बेहतर हो जाएं। और 2010 में जस्टिस शेख अजमल सही लाहौर हाईकोर्ट होते थे, तो उस वक्त इनसे स्टेट बैंक से जब इनका स्टॉक की पोजीशन जब मांगी तो मुसीबत पड़ गई। फिर ख्वाजा शरीफ साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट थे, उन्होंने मैटर टेकअप किया तो उन्होंने चीनी की कीमत 40 रुपए फिक्स कर दी। जो चीनी मार्केट में पीपल्स पार्टी का दौर था, ब्लैक होगी और 140 रुपए किलो चीनी उस वक्त गई थी, तो उस वक्त भी हाथ नहीं डाल सके थे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए, जुडिशियल ट्राइब्यूनल के जरिए इंक्वायरी करके चीजें सारी सामने आई हैं और बड़ा डीपर काम हुआ है। लेकिन अब मौका ये था कि यहां पर सही, यानी अब सिंपल सी बात अगर ले लें, एफआईए अगर ये मामला देख रहा है तो एफआईए इंक्वायरी कर रहा है, एफआईए ने आगे पर्चा देने के बाद फिर गिरफ्तारी का इख्तियार है, लेकिन गिरफ्तार करके आप 14 दिन का रिमांड ले सकते हैं सिर्फ। और बेल के लिए अगर जाएं तो बेल स्पेशल कोर्ट्स मौजूद हैं। आपकी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं एफआईए के मामला या बैंकिंग कोर्ट को, ये सारे मामला को देखती हैं, तो बेल देने का इख्तियार तो मौजूद है। नैब के पास होता तो नैब को है 90 दिन का इख्तियार है कि वो अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद 90 दिन का जुडिशियल फिजिकल रिमांड ले सकती है। फिर वो गिरफ्तारी होती है और उसकी जमानत हाई कोर्ट से होनी होती है। तो हाई कोर्ट से इतनी आसान जमानत नहीं है, बड़ा मुश्किल रास्ता है उनके लिए। इसीलिए ये कार्टेल जो है, ये माफिया कामयाब हो गया, गवर्नमेंट को एंगेज कर लिया। आपने शुरू में ये कहा कि नैब की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नैब को भी तो हम देख रहे हैं ना कि नैब की भी तो कन्विक्शंस नहीं हो रही हैं।
प्रोसिक्यूशन बहुत वीक होती है, लोग निकल जाते हैं। कहाँ पे आपके रिजल्ट कोई नजर आ रहा है अभी तक? जब से इमरान खान आए हैं, आप मुझे बताएं कितने केसेस के ऊपर उन्होंने फैसले किए हैं, कन्विक्शंस हुई हैं, वो भी तो उसी तरह ही चल रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात कर दूं कि जो कि बुनियादी तौर पर वजह है कि आम फौजदारी किसान साहब अगर मामला देखें ना, फौजदारी पर्चा हो ना, तो पुलिस वगैरह जो मुकदमे दर्ज करती है उसमें 8 से 10% कन्विक्शन रेट है। 8 से 10 लोगों को सजाएं मिलती है। एंटी नार्कोटिक फोर्स जैसे राणा सनाउल्लाह का केस है, ये तकरीबन 70% तक कन्विक्शन रेट है। इस तरह नैब का जो कन्विक्शन रेट है वो 70% है, 68.8% है, और बड़ा अच्छा कन्विक्शन रेट है। लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके यहाँ केसेस, मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, पनामा के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ना कहती थी कि 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करना है, 6 महीने में फिर भी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, वो टाइम लेकर तकरीबन 9-10 महीने लग गए, और दूसरे रेफरेंस के अंदर साल से ज्यादा टाइम लग गया था। और वो सजाएं हो चुकी हैं, अब वहां सजाएं हुई हैं। लेकिन मुझे एक चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दें। जो आपने कहा कि जी मोर देन 60% या ऑलमोस्ट 70% के करीब कन्विक्शन रेट है, इसको थोड़ा सा जरा डिफरेंट लेवल पे मुझे बताएं कि पॉलिटिशियंस जो पकड़े जाते हैं उनमें कन्विक्शन रेट कितना है, मुझे ये बताएं। क्योंकि बाकी चीजों का तो मुझे पता है कि हो रही होंगी, लेकिन कन्विक्शन रेट फॉर द पॉलिटिशियंस ये क्या है? वो भी 60 to 80% के करीब है, 60 to 70% के करीब है, यानी 60% से कम वो भी नहीं है। लेकिन मैं वजह आपको जो बताने लगा हूँ, मिसाल के तौर पर डॉक्टर आसिम हुसैन, शर्जील नाम मेमन, मैं केसेस में जाता हूँ कराची में, वो 2016 से चल रहे हैं, 2016 से मैं बता रहा हूँ आपको। चूंकि शहादतें इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, गवाह बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किए होते हैं, तो वो मामला तो इतना टाइम तो लगना है। जब कानून ये बनाया था, नया ऑर्डिनेंस 1999 बनाया गया था, तो उसमें तय था कि 1 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना है। इसीलिए इसमें बेल की प्रोविजन नहीं दी गई थी। असफजल वली में एक मामला चैलेंज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी बेल की प्रोविजन तो होनी चाहिए, बेल तो आप दे नहीं रहे हैं। तो मामला फिर बेल की इजाजत दी, इसीलिए हाई कोर्ट के अंदर बेल होती है, नीचे होती नहीं, जो कि कानून फराहम नहीं कर रहा है। यहाँ जो मैं आपके सामने रखा, मिसाल के तौर पर आपके सामने मिसाल रखता हूँ, नवाज शरीफ के अल अजीजिया में 2018 में सजा हुई, 2019 में एवन फील्ड के अंदर भी सजा हो गई, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट सस्पेंड कर दी और बेल दे दी। 2019 के अंदर मेडिकल ग्राउंड पे आकर शोर डालना शुरू किया, फ्लैगशिप वाले अल अजीजिया केस में, एवन फील्ड में नहीं। वो मेडिकल ग्राउंड पे उनको 8 हफ्ते की जमानत मिली, वो बाहर फिरते रहे, कुछ नहीं हुआ, जमानत वापस हो गई। फिर दोबारा मेडिकल ग्राउंड पे गए, मेडिकल ग्राउंड पे जमानत ना मिली, मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड बैठ के वो जो ड्रामा हुआ, प्लेटलेट्स का नीचे आना ऊपर होना, अगर जमानत मिल गई 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ही वो 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर गए और आज तक वापस नहीं आए। अपीलें लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला रही है आने को, नहीं आए। क्या हुआ कि उसमें भी भगौड़े हो गए, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हुए, लेकिन नहीं आए। नैब ने दरखास्तें दी कि इनको जल्दी सुना जाए। अब ये सारा निजाम ये हाईजैक किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अभी मरियम नवाज या बाकी केसों में देख लें, जब इनको बुलाते हैं ये जाते नहीं है, और जब धमकियां देते हैं कि हम बंदे लेकर जाएंगे और कितने बंदे इकट्ठे करेंगे वहां पर, आपके सामने है। अब नीचे अगर देखें, अब 150-200 गवाह हैं, यानी आशियाना स्कैंडल में देख लें, आचिमा की जमानत हो गई है, चौधरी शुगर मिल देख लें, फिर आप साफ पानी केस देख लें, उसमें भी शहादतें गवाहान बहुत ज्यादा है। और क्यों रखते हैं? को यही तो क्वेश्चन है ना कि 150, 200, 200 गवाहान क्यों रखते हैं? 5-10 से गुजारा नहीं हो सकता? ये बात आपकी बात सही है, इसीलिए कसाना साहब जरूरत है इस अमर की कि यहाँ प्रोसिक्यूशन को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया और कहा कि कोटे बनाए, को 100 के करीब कोटे बनाने को कहा, तो 20 कोटे जो नैब की हो गया फाइनल, फंड दिए जा रहे हैं, फंड दे के मामला जब आ जाएगा तो सर मेरी बात सुन, अजहर भाई एक चीज, आप माशाल्लाह सीनियर एडवोकेट हैं, हम तो खैर सीखते हैं ना, हम तो तालिब इल्म हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि 100 कोर्ट भी अगर आ जाती हैं तो 0 + 0 = 0। जब आपका पैराडाइम ये है कि आपने केसेस के फैसले उस तरह नहीं करने, आपके पास 200, 250 गवाहान होंगे, तो फिर चाहे 100 कोर्ट्स हों या 500 कोर्ट्स हों, मसला तो फिर वहीं का वहीं रहेगा। नहीं, उसमें एक वजह आ जाएगी, ये इसमें तो होता है ना कि हफ्ते डेट 15 दिन की डेट पड़ती है, तो वो डे टू डे ट्रायल पे अगर चलना शुरू हो जाए, फर्ज करें मैं बात कर रहा हूँ कि 300 गवाहान भी हो, मतलब ये तो मैक्सिमम बता रहा हूँ ना, 100 गवाहान भी हो, तो रोजाना का एक गवाह अगर चलना शुरू हो जाए तो 100 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो सकता है।
आपने जो पॉइंट किया मैं उससे इत्तेफाक इसलिए करता हूँ, बड़ी दफा कहा है कि गवाहान को शॉर्ट करें जो जरूरी है, सारे गवाहान कराने की जरूरत नहीं है, आम गवाह कराए जाए, ये प्रोसिक्यूशन ने भी डिसाइड करना है। नैब के अंदर जितने ऑफिसर हैं, चेयरमैन नैब से लेकर डीजी नैब, ये सारे पुराने दौर हो गए, पीपल्स पार्टी के दौर में और पीएमएलएन के दौर में लगाए गए। प्रोसिक्यूशन भी, सारे प्रोसिक्यूटर भी पुराने दौर के अंदर चले आ रहे हैं। अब जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनको एक्सटेंशन अगर दी है तो मौजूदा को, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट पुराने दौर के अंदर हुई है, चेयरमैन नैब पुराने दौर के अंदर हुए हैं सारे, ये सारा रिकॉर्ड की चीजें हैं यहाँ तक। तो ये सारा यानी आप, मैं अगर कहूँ तो मुझे जरूर तो बड़ी जबरदस्त है कि प्रोसिक्यूशन निजाम बेहतर करना है, आपने जदीद जाना है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो देखा जाता है, वो जरूरत है समर की, लेकिन यहाँ एक टाइम लगेगा। यहाँ जो कि सियासी गवर्नमेंट आती है, सियासी लोग, कभी उखाड़ पछाड़ हो जाती है, प्रोसिक्यूटर आपने निकाल दिए, लगा दिए, निकाल दिए, मुश्किल बुनियादों पर यह निजाम यहाँ चला नहीं। ये पहली गवर्नमेंट आई है, यहाँ उखाड़ पिछाड़ इस हवाले से नहीं हो रही, ना तैनातियां घुसटी जा रही हैं, या ना अपनी बंदे मर्जी के लगाए जा रहे हैं, ना प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो अगर ये स्ट्रीमलाइन इस तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है 5 साल जब ये गवर्नमेंट पूरा करेगी तो उस वक्त तक आप देखेंगे काफी केस में सजाएं हो जाएंगी। और एक काम और करना चाहिए। और दूसरे एक बात और है, यहाँ एक लोगों का सवाल जो है ना, पैसे रिकवर नहीं होते। अब मसला ये है कि नैब कोर्ट ने सजा दे दी, 2018 में दे दी, फिर 2019 में दे दी, अभी तक अपीलें डिसाइड नहीं हुई। आज हम 2021 में चले गए हैं और अपीलें हाईकोर्ट से जब डिसाइड होंगी तो सुप्रीम कोर्ट जानी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल, रिकवरी तो होंगी जब सुप्रीम कोर्ट तक का प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाएगा। ये जो काम है ना, ये काम अब आपको बैठ के यहाँ डिसाइड ये करना पड़ेगा कि इनको हंगामी बुनियादों के ऊपर, बजाय ये महीनों महीनों सालों साल अपीलें पड़ी ने, इनको दिनों के अंदर डिसाइड करना, और इसके लिए गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, हमारे जुडिशरी के साथ भी, जुडिशरी के साथ, और अदलिया को भी उसी तरह ऑन बोर्ड होना चाहिए, ताकि ये सिर्फ एक जगह पे बात ना हो रही हो, ये हर जगह पे ऊपर तमाम पैराडाइम्स को चेंज करते हुए और एक यूनिफाइड एफर्ट की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही देखे ना, आपकी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है, ये सारे मामले में बैठकर, बैकलॉग बहुत ज्यादा है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है। नैब के केसेस के लिए अलग डिवीजन बेंच बना हुआ है, अपीलें भी उन्होंने अलग सुननी है, लेकिन एक बेंच जो है लाहौर हाईकोर्ट में बैठा है, पूरा अपने मुल्तान से इधर सारे मामला बैठकर आपने देखने, तो टाइम इतना नहीं होता कि आपने अपीलें भी डिसाइड करें, बाकी मामला भी डिसाइड करें, टाइम बहुत लगता है। बात तो तब है कि ये जो शुगर माफिया है या आटा माफिया है या जो भी माफिया है, इनका मंतकी अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आप यकीन माने कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी आप एक्सरसाइज कर लें, FIA करे या नैब करे या व्हाटएवर, जब तक इनको आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, इनको सजा नहीं मिलेगी इनके किए की, उस तक इसका कोई फायदा नहीं है जो मर्जी करते रहे। देखिए, आपने ये बात बड़ी जबरदस्त कही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अभी तक जो इमरान खान या ये मौजूदा गवर्नमेंट यही लगी हुई है उसको मंतकी अंजाम पहुंचाने में। और वो और देखिए 2-3 काम इन्होंने बड़े जबरदस्त किए हैं। तारीख में जुडिशियल इंक्वायरियां इतनी नहीं हुई कि नैब तक जाने से पहले या FIA तक जाने से पहले या एंटी करप्शन किसी महकमे में जाने से पहले एक फोरम के ऊपर बाकायदा आपने देखे, ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से देख लिया आपने, शुगर माफिया के हवाले से देखा, IP के हवाले से देख लिया, वीट के हवाले से मामले आपने देख लिए, आपने इन सारे में जुडिशियल इंक्वायरी, तेल के हवाले से जो पेट्रोल में जो कुछ होता था, वो एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल निकाल के उन्होंने चीजें सारी सामने रख दी, रिफाइन कर दी। उसके बाद आगे इंक्वायरी मुतलका महकमों ने कर रही है, इन्वेस्टिगेशन मुतलका महकमों ने, नैब ने कर रही है, लेकिन उसको जल्दी करना चाहिए ना। अब देखें ना अदर साहब, राना सनाउल्लाह का भी जो केस है वो भी एक मजाक बन गया है ना, एक छेड़ बन गई है PTI गवर्नमेंट की कि क्या इन्होंने किया था। नहीं देखिए, उसमें उनका कसूर नहीं है साहब, मैं बताता चलूं, उनका कसूर नहीं है। जून 2019 में मुकदमा दर्ज होता है, वो ड्रामा करते हैं जनाब, वीडियो लेनी है, ये करना है, मुख्तलिफ दरखास्तें दे रहे हैं, जो कि वकील रहे हैं ना, तो वकीलों में हमारे दोस्ती बढ़ी है उनकी, फिर जजेस भी कई लिहाज करते हैं उनका इस कॉन्टेक्स्ट में हवाले से। उन्होंने आज तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी। आप हैरान रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि 3 अप्रैल को फर्दे जुर्म आयद होनी थी, तो वो जो जज जिसने फर्दे जुर्म आयद करनी थी, अब आखिरी मौका दिया था, वो जज ही ट्रांसफर हो गए। अब नैब की अदालतों के जज ट्रांसफर हुए, इसी तरह एंटी टेररिस्ट, ये ड्रग कोर्ट है, इसके जज भी ट्रांसफर हो गए।
अब जब ट्रांसफर हो गए तो फर्द जुर्म आए, और उसकी डेट पड़ी 5 मई, 7 मई। आप अंदाजा लगा, यानी यहाँ पर वो मैनेज करने में मास्टर है ना। पहले मुख्तलिफ दरखास्तें दे दी, मुतफरक दरखास्तें एंगेज किए रखा, फंसाई रखा। तो ये तो आप, ये तो अच्छे वकील कर देना, सिस्टम को कैसे, सिस्टम की जो बिल्कुल ऐसा ही नाक है, है अच्छा उसको कैसे वकील मोड़ना करते है। हैं आप। मैं अच्छा, हम भी यही करते हैं। हम भी अब देखे ना, हमारे पास भी केसेस होते हैं तो हम भी लटकाते हैं। हम भी जितनी देर लटकाएंगे, कोई शहादतें जाया हो जाएंगी, कोई गवाह मर जाएंगे, कोई भाग जाएंगे। तो ये तो तरीकाकार पुराना चला आ रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गॉड फादर या सिविलियन माफिया वाले कॉन्सेप्ट में जब ये देखा, तो फिर टाइम लिमिट तय किया। मौजूदा गवर्नमेंट ने नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाकर ना, मिसाल के तौर पर यहाँ को थोड़ा, यहाँ पर डे टू डे ट्रायल का बात की है, जजेस लगाकर फौरन, और इसको प्रोसिक्यूशन को एक्सपैंड करे, बेहतर करे, तनख्वाहें अच्छी दे। भाई आपने खरबों रुपया आपने रिकवर करना है, तो अगर उसमें से 50 करोड़ रुपया आप प्रोसिक्यूशन में दे देंगे तो क्या हर्ज है? आप ये काम करें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, डिपेंड करता है, अब तो सादा एक्सरियत आ गई है ना। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा मुझे जरा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बारे में बताएं कि वो मोहतरम जो है हमारे जज, उनका क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या चल रहा है केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, और 14 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए, ये आपको याद होगा कि 19 जून 2020 को, वैसे तो ये मामला चल रहा था पुराना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने, उलझाई रखा पहले कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो खत लिखा है वो कैसे चला गया। जस्टिस काजी फैसा ने खत लिखे, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने जब ये रेफरेंस आया तो फाइलें दिखाई, फाइलें से नोट बनाए, नोट बना के एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, और वो 19 जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब 19 जून 2020 की बात कह रहा हूँ। उन्होंने रेफरेंस क्वैश कर दिया, उन्होंने कहा टेक्निकल है, एरर है, इसके अंदर फ्लॉज हैं, सारा कुछ करके। लेकिन ये मैलिस इन लॉ पे, मैलिस इन फैक्ट पे नहीं डिसमिस किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का किया था, और ये मामला भेज दिया था एफपीआर को। और उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि मनी यानी ट्रेड, आपको ओनरशिप बतानी है, एफबीआर तहकीक करेगी, फैक्ट फाइंडिंग करेगी, और वो एक रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने भेज। अब वो डिटेल रीजनिंग भी आ गई, और उसके अंदर जब एफबीआर के पास मामला गया, एफबीआर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी, 9-9.5 करोड़ की सोर्सेज नहीं बता सकी जस्टिस काजी फैसा के, मिसेज और बच्चे उनके। अब अगर मिसाल के तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ले लें, नवाज शरीफ ले लें। अब नवाज शरीफ के बच्चों के नाम, मरियम के नाम जायदादें दी थी, वो नवाज शरीफ के नाम कंसिडर हुई, आपके सामने की बात है। एसेट बियॉन्ड मीन भी आया, स्पाउस के नाम आए, और वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस कहलाता है सेक्शन के नाम, सेक्शन 9 के अंदर। और बच्चों के ऊपर लायबिलिटी का 90 दिन का, आप इमेजिन कर ले, 90 दिन का रिमांड है। यानी ये काम अगर ये अदालतों को नैब के हवाले कर दिया तो अदलिया की आजादी तो सत्यानाश हो जाएगी। इसलिए अदलिया की आजादी को सामने रखते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला दिया गया आईने पाकिस्तान ने, ताकि अदलिया की आजादी बरकरार, वरना आम जगह होता तो अभी तो क्या हाल हो जाना था। आपने देखा 90 दिन का, 2-2 साल जमानत नहीं होनी थी। अगर ऐसी बात होती तो अभी रिकॉर्ड में आपके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते थे। आ गया, एफबीआर की रिपोर्ट भी आ गई, डिटेल भी, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ गई। नहीं साहब, फिर क्या हुआ, नजरसानी की दरखास्त दे दी। नजरसानी की दरखास्त में कहा जी वही बेंच सुने, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अब वो बेंच सुने, अच्छा जी वो बेंच सुनने के लिए दरखास्त आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्वाबदेही इख्तियार है चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस को बेंच बना दिया, बेंच बन गया। जब वो बेंच बन के हेयरिंग शुरू की, एक और दरखास्त दे दी कि जनाब इसको अपना ना ओपन चलाया जाए, यानी लाइव ट्रांसमिशन दी जाए। उसका क्या ताल्लुक इस बात से? और उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा एक साहिल की हैसियत पर आके, मेरे नजर के मुताबिक तो ये भी उनका वायलेशन ऑफ ओथ है कि वो, अच्छा वो जो बातें उन्होंने की, उन्होंने केस की बातें अलग की, और जो बातें करनी थी दुनिया जहान की, जो दिल के अंदर था, जो माइंड के अंदर था, वो सारी बातें, जो सारा कुछ कह दिया उन्होंने। अच्छा चले, वो उस पर भी हो गया काम। आगे आगे अब नजरसानी की दरखास्त में स्टे तो कोई नहीं हुआ ना जजमेंट सस्पेंड हुई है। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने काम अपना करना था। पिछले दिनों जब एक दफा हेयरिंग हुई थी, उसमें जस्टिस वकार सेठ साहब थे जो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसमें बुनियाद पर 5 लोग बैठते हैं, 3 सीनियर जजेस होते हैं चीफ जस्टिस, और 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं मुतलका हाई कोर्ट्स के। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, फिर आ जाए जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस उमर ताब दयाल साहब, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख साहब, और
वकार सेठ की जगह पर जस्टिस अतर मिनारा आ गए। पीछे जब वो हेयरिंग सीनियर लगी हो तो गए। वो फौत हो गए, उसके बाद हेयरिंग ना लगी। अब 14 अप्रैल के लिए हेयरिंग है। बड़ा क्लियर कट केस है कि अपने मिसकंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने एफबीआर की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद शोकॉज जारी करना है। उन हालात और वाकयात को सामने रख के एसेट नहीं बता सके, मनी ट्रेल नहीं बता सके, तो उसमें शोकॉज नोटिस जारी मेरी नजर आपकी के अपनी मुताबिक गट तो होना फीलिंग क्या कहती है? आपका अपना हंच क्या कहता है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो कोई सबूत नहीं दे सके वो। उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, उनके बच्चे मनी ट्रेल नहीं दे सके, उनकी बीवी में मनी ट्रेल नहीं दे सकी, तो बुनियादी तौर पर तो फिर पब्लिक पैसे फिर कहाँ से आए? पैसे तो फिर यही कंसिडर होता है ना कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर के पैसे हैं, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अपनी तनख्वाह या बाकी मामला जो जो डिक्लेयर है उसके अलावा अगर पैसे हैं तो वो ब्लैक मनी कहलाता है, वो करप्शन का पैसा कहलाता है। तो इन चीजों को देखा जाए तो शो काज होने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। शो काज उनसे पूछा जाएगा, उसका उन्होंने जवाब देना है, फिर ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल में शातिर रिकॉर्ड करने का मौका होगा। अभी तक पिछले दिनों पे आज तक जितना हुआ है, जब ये मामला शुरू हुआ है, ज्यादातर जजेस ने सिर्फ जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रिमूव किया है। जस्टिस अपना इरफान साहब जो हैं, फरूख इरफान खान साहब, उनका भी ऐसा मामला था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जस्टिस सिद्धू साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये मामला अगर हंस बेरी अगर देखते हैं तो उस एफबीआर की रिपोर्ट के बाद जो है ना, केस फैक्ट फाइंडिंग से आगे निकल के ना अब वो सबूत की तरफ चला गया है। उनमें शहादतें देनी है और उन्हें एस्टेब्लिश करना है। इन चीजों को सामने रखते हुए प्राइमा फेशी बड़ा मुश्किल है केस उनका। और शोकास के बाद अगर प्रोसीडिंग शुरू होगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा, शहादतें रिकॉर्ड होंगी और इट्स अ फिट केस फॉर अ रिमूवल ऑफ ए जज on the basis of a misconduct as provided under Article 209 of the Constitution. तो आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये अब ये तो जस्टिस काजी फायद ईसा तो और बुनियादी तौर पर तो अभी तक तो वो कोशिश करके केस लटकाते आए हैं। केस तो लटकता आया है इतने अरसे से कि अपना पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, बाद जजमेंट आगे तो हो गया, मजीद उसके आगे बाद 5-7 साल जो है वो लटकाते रहेंगे? जैसे वो खुद भी वकील भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, उनको तो पता है सारे इन्स एंड आउट्स का। देखिए, ये तो बात आपके सामने अब आप ये तो फैसला आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को करना है, जो कि बहुत नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां नैब का कोई निजाम, टाइम फ्रेम है अकाउंटेबिलिटी का इसका? निजाम। कोई टाइम फ्रेम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर फैसला करना चाहिए? नहीं, टाइम फ्रेम नहीं है, यही एक मसला है। तो बस तो यही एक मसला देखे है ना। कि टाइम फ्रेम नहीं है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर वो लफ्ज बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हैं। मैं अगर इजाजत दें 1 मिनट में आपके सामने अगर वो पढ़ जी। दूं ना, वो लफ्ज बहुत जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने 1 मिनट के साथ जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े मजेदार हैं। ये मैं उसके पैरा नंबर 144, ये बेसिकली पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट 346 था, जो शॉर्ट फैसला आया था। और अच्छा नजरसानी जी। क्या होनी है, उस फैसले पर अमल दरामद हो गया। जो फैसला इस सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एफबीआर की रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन उसके अंदर जो जो कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किए वो नाजरीन के लिए जरा बहुत बेहतर होंगे ताकि ये समझ सकें कि इशू है क्या। एक देखिए जी, यहाँ बुनियादी तौर पर ये आता है जी, ये पैरा आप आ जाए। हाँ, moreover, as our short order bears out, by sending the matter to the FPR, we have assured the substantive and procedural right of each party under the ordinance. These right and right of the petitioner family to appeal against adversely order या क्या for undeclared or unexplained assets by initiated against the petitioner family, which should be concluded within a reasonable period. अब यहाँ पर बड़ा क्लियर आ जाए। अब देखें ना जी, अब यहाँ आगे क्या कहती है अगले पैरे के अंदर, the Supreme Judicial Council may do so of its own violation of or its volition, of its considered the report justify any action against the petitioner, but it may also file the report if it finds that the same contains no substantive merit. The SEC is the only constitutional body which can examine the conduct of a superior court judge. Therefore, our direction for the disclosure of the findings and the record of the verification proceeding by the FBR to the Supreme Judicial Council acknowledge the later exclusive jurisdiction in this matter जो मैं बात कर रहा हूँ. Consequently, the chairman FBR report is a piece of information to be evaluated by the Supreme Judicial Council in its suo motu jurisdiction. और यहाँ बड़े वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियर कह दिया, यहाँ देखें अब आगे आ जाइए. Before parting with this judgment,
वी वुड लाइक टू थैंक, अब ये छोड़ दें चीजों को, जहां अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स की बात की है, बताया गया है कि वो सोर्सेस से बता नहीं सके, और अब ये 100 ये वाला ये है जी 142वां पैरा, जिसमें जिक्र पनामा जजमेंट का भी है। Mrs. Isa and her children to disclose the source of their funds to the relevant authorities within the FBI. Such a transparent course of action is consistent with this COC, the maintenance of institutional integrity and the image of judges as the neutral and independent arbiters of law and justice. The matter of undeclared and unexplained foreign wealth of public office holder bears a stigma in Pakistan that these assets have been acquired unlawfully. Within bracket लिखा है stigma which applies even with even greater force since the Panama leaks on 3rd April 2016. Therefore, every public office holder, including judges of the Superior Court, officer of the armed forces, elected representative, public servants are accountable under the law. Indeed, neither the institution of the judiciary nor the other institution of Pakistan can tolerate a contrary perception. अब ये बड़ा वाज़े तौर पर आगे क्या कहा है कि वो अपने एसेट जो है ना अकाउंटेबल नहीं बता सके, क्लियर नहीं कर सके, और उसकी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप भी मानी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल काउंसिल। जुडिशियल काउंसिल आइन और कानून के मुताबिक मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डंडी मारेगा या कोई डिसएडवांटेज देने की कोशिश करेगा या कोई एडवांटेज देने की कोशिश करेगा। मुझे थोड़ा सा और जरा क्लैरिफाई कर दें कि व्हाइल दिस केस इज गोइंग ऑन, जब ये सिलसिला चलता रहेगा और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जाहिर है कि चलती रहेंगी प्रोसीडिंग्स, इसमें अगर उनकी बारी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, अब ये बड़े वादे तौर पर है कि अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चूंकि अगर ये सीनियर जज भी हो जाते हैं, यानी अभी तो फिलहाल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, फिर जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब हैं। जस्टिस मुशीर आलम साहब ने रिटायर होना है, तो फिर ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे उस वक्त। अभी तो फिलहाल ये चौथे नंबर के ऊपर हैं। तो जब 3 सीनियर जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठना है, जिनके बारे में काम हो रहा होगा, प्रोसीडिंग चल रही होंगी, तो वो नहीं बैठेंगे, उनसे अगला जो सीनियर जज है उसके सामने बैठेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं, हियरिंग पेंडिंग हुई, तो उनकी जगह पर जो अगले 3 जजेस हैं, नेक्स्ट 3 जजेस जो है ना, वो इसमें बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। नहीं, लेकिन मेरा मसला ये है कि जब ये केस चल रहा होगा और इस दौरान इनकी बारी आ जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने में इनको कोई चीज माने होगी या ये बन जाएंगे? ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उन्हें रोक देती है, केस सुनने से रोक से देती है, या ऐसा कोई ऑर्डर पास करती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वरना उनके लिए माने कोई नहीं है चीफ जस्टिस बनने के हवाले से। अगर इनकी सीनियरिटी आ जाती है तो कानूनी तौर पर ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस इफ एन ऑर्डर पास बाय एन अप्रोप्रिएट फोरम। Despite the fact the case is still going on. जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब और इसीलिए चाहते यही है कि इस केस को फौरी तौर पर फैसला होना बनता है आईनी और कानूनी तौर के ऊपर, ताकि एक बेहतरीन मिसाल कायम हो सके। और वो आज भी उन्होंने बल्कि खुद उन्होंने कहा है कि आईन और कानून की पासदारी सब पर लाजिम है, और हम सब झूठ बोलना छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ये खुद उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले जहान में भी इसका हिसाब होगा। वो बड़ी मैं हैरान कुन बात हुई, मेरी बात समझ में नहीं आई। अगर किसी ने आइन तोड़ा तो उसका हिसाब अगले, तो पता नहीं अब ये कैसे कहते हैं कि आइन तोड़ने का अगले हिसाब है। वो तो जो दीन इस्लाम के मुताबिक चीजें तय है ना, तो वो तय है। तो बहरहाल वो जज हैं अपने। अच्छा, फाइनली बहुत क्विक रिमार्क्स मुझे आपके चाहिए हैं, कमेंट्स चाहिए हैं। जावेद लतीफ को बड़ी सरजनिश की गई है, उन्होंने कहा कि छोड़ दो पाकिस्तान अगर जाना है तो वो क्या हुआ है? और वो भी जस्टिस कासिम साहब ने, माशाल्लाह, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं। देखिए, वो बुनियादी तौर पर आपको अगर याद होगा, जावेद लतीफ ने पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया था, और बड़ी जबरदस्त की है कि हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी है। पाकिस्तान में असेंबलियों में हलफ लेने वाले अपने गिरबान में जान के जावेद लतीफ छोड़ दे पाकिस्तान, किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले ले, पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वालों को लोग चींटियों की तरह मसल देंगे। ये देखें, बड़ा वादे तौर पर लफ्ज है। और लफ्ज है ना जी, जब जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको रिलीफ नहीं दूंगा। पहले इस मुल्क के खिलाफ बात करता है, फिर इस मुल्क की अदालतों से रिलीफ लेने आ जाता है।
वो जो नारे लगाए, जो बातें की, ये बुनियादी तौर पर एक मामूली सा एक आदमी था, कब्जा हाँ। माफिया, सीएनजी, गैस चोरी करके सियासत में आकर, बड़ा आसान काम है ना, गैस चोरी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, सारे मैं आपके अंडर हैं। पहली दफा तो काबू आए हैं, जब ये हालात देखे कि दरखास्त खारिज होने वाली है, उन्होंने दरखास्त वापस ले ली है, एफआईआर में बेल कराई हुई है, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। अगर केस ट्रायल में चला तो सजा तो यकीनी ऐसे लोगों को सजा मिलनी बड़ी जरूरी है। 500A सेक्शन जो है ना अभी ऐड हो रहा है साना साहब, वो बहुत जरूरी है। हमने मादर पिदर आजादी अपने तौर पर बना ली है कि जिसका दिल चाहे, जिस जर्नैल को जिसको दिल चाहे जो मर्जी कहना शुरू कर दे, तो ये तो इजाजत नहीं जा सकती। ना आर्टिकल 19 इजाजत देता है, ना आर्टिकल 17 इजाजत देता है। वो अमेंडमेंट आ चुकी है, देखें कब उसको एनफोर्स करते। ठीक है, कल इलेक्शन हो रहा है डस्का का, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया है यहाँ पर। देखिए तारीखी तौर पर तो बात है कि अगर देखा जाए, पलड़ा अगर 40% वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने, असद मली ने और आबिद रजा ने इंडिपेंडेंट है, उन दोनों के मिलाएं तो 46% बनते हैं। जब ये इलेक्शन हुआ इनका असद मलिक और नौशीन बीबी का, और तो उसमें जो फॉर्म 45 नौशीन अमजद के जोशीन के जब अपने फॉर्म सामने दिखाए तो 1700 वोट से असद मलिक साहब जीत रहे थे। अब पोजीशन ये है कि वह बदमाशी, गुंडागर्दी, चूंकि रवायती तरीकाकार है, वो डेरेदार लोग हैं ये, शहीद इफ्तिखार हुसैन गिलानी, इनकी अपनी फैमिली में लड़ाइयाँ चल रही हैं। अगर तो असद मली जो है ना शहर का इलाका, उसमें से वोटर अपना निकाल सके तो फिर वो जीत जाएंगे। अगर वो वोटर ना निकाल सके ना तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। नौशीन अमजद के लिए बड़ा आसान काम है फिर जीतना, कि वो अपना उनकी शहरी इलाकों में पोजीशन बेहतर है। अच्छा, एक कमेंट, क्विक कमेंट, मरियम की कोई खामोशी की कोई पता चल रहा है कि कोई डील हो रही है, कुछ चल रहा है सिलसिला मामला बैकडोर में कोई नवाज शरीफ साहब के और इनके? देखिए वो तो मामला तो अपनी जगह पर चलते रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो सारे चलते रहते हैं। उन्होंने देख लिया है कि वो तो बैकफुट पे चले गए, पीडीएम टूट गई, शिराजा बिखर गया। मरियम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, उनकी प्लास्टिक सर्जरी का मामला है, मेरे पास बड़ी कंफर्म इतला इस हवाले से। 2 ऑपरेशन उनके ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा होना है और वो टाइम लिमिट बड़ा ज्यादा जा रहा है। अगर उस टाइम पे ना किया तो आपको पता है इंग्लैंड में बड़े मसले लिख भी चुके हैं डॉक्टर उस हवाले से। और वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रखा हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट के पास पड़ा है, ईसीएल के अंदर नाम पड़ा है। लाहौर हाईकोर्ट पासपोर्ट अगर दे भी दे तो ईसीएल से नाम निकालना है। तो मरियम अब नजर नहीं आ रहा ना कि मरियम की सियासत ने नुकसान बड़ा पहुंचा दिया है कि अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर राइट और लेफ्ट 2 विंग वाज़े तौर पर आ गया, डिवाइड वाज़े तौर पर मौजूद है, लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है। तो वो अंदर वो चाह रहे हैं। तो मरियम नवाज किसी मसलत के तहत अभी खामोश है, इसमें कोई शक नहीं। तो कोई आप समझते हैं भेजना चाहिए इनको लंदन सर्जरी करवाने में? तो कोई हर्ज नहीं है, मजीद जरा अच्छा हो जाएगा सिलसिला। ये तो बात आप वजह कह रहे हैं ना, वजह कह रहे हैं कि वो भी वक्त इतना हो गया, बाप भी बाहर बैठा हुआ है तो बेटी से मिलना चाहता है, बेटी भी जाना चाहती है, बेटी भी तंग आ गई है। वरना तो पाकिस्तान में तो ये लोग पता आपको रहते ही नहीं, दोनों भाई बाहर है, ये तो सारे वक्त बाहर गुजारते थे, तो जाना तो वो खुद भी चाहती हैं। तो वो हालात ऐसे हैं, लेकिन इमरान खान जाता है, लगता है उनको ईसीएल से इतनी आसानी से निकालेंगे नहीं, अल्टीमेटली वो कोर्टों के पास ही जाना पड़ेगा। सर्जरी कराने में हर्ज कोई नहीं है, ज्यादा अच्छा है, अब आप बेवकूफ और बनेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपसे इंशाल्लाह आपसे बात करके हमेशा दिल खुश भी होता है और दुआ भी निकलती है आपके लिए। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां अता करे और मजीद आपके काम में बरकत डाले। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसाना को अजहर सिद्दीक साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।